हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ये फार्मास्यूटिकल्स में इम्प्योरिटीज का क्या मतलब है। ठीक है, लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने पढ़ा कि इम्प्योरिटीज क्या होती हैं, कहाँ कहाँ से आ सकती हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल्स फार्मास्यूटिकल्स का मतलब क्या होता है। देखिए ये जो लिखा हुआ है फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स का मतलब होता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मतलब कि कोई टैबलेट, कोई कैप्सूल, कोई सिरप, कोई सस्पेंशन, कोई इमल्सन, कोई लिनिमेंट, कोई ऑइंटमेंट, ये सब फार्मास्यूटिकल्स के ही कहीं ना कहीं एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग को ये पढ़ना है कि फार्मास्यूटिकल्स में इम्प्योरिटी कहां से आ सकती है और क्या होती है, क्या सिग्निफिकेंस है, और तमाम लिमिट टेस्ट के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज इम्प्योरिटी, या ये इम्प्योरिटी है क्या एक्चुअली। ठीक है, इम्प्योरिटी के बारे में हम लोगों को बात करें तो लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि एन इम्प्योरिटी इज एन अनवांटेड केमिकल सब्सटेंस दैट रिमेन्स विद द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एपीआई जिसको बोलते हैं, या फिर डेवलप्स ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन या फिर स्टोरेज। सीधी से अगर बात करें, इम्प्योरिटी क्या है, देखो एक तरह का अनवांटेड केमिकल है। किसमें अनवांटेड केमिकल, किसमें, किसी एपीआई में, है ना। अब ये नए शब्द आपके सामने आ रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा। देखो जैसे कोई भी एक टैबलेट बनती है, मान लो, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग कि कोई पैरासीटामोल, सिंपल ले लेते हैं हम लोग, पीसीएम बोलते हैं, पैरासीटामोल है ये, है ना। पैरासीटामोल में, पैरासीटामोल तो एक केमिकल का नाम है, उसमें एक पैरासीटामोल होगा और साथ में और भी तमाम उसमें केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। कई बार उसमें कलरिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है, कई बार उसमें फ्लेवरिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है, कई बार कोटिंग की जाती है उसके ऊपर, तो मटेरियल अलग अलग कोटेड होगा, है ना, और उसमें बाइंडर होगा, डाइल्यूएंट होगा। आप आगे के अपकमिंग क्लास में फार्मास्यूटिक्स में हम लोग ये सब पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या और मिलाया जाता है। तो एक मेन केमिकल होता है किसी भी कंपाउंड में, एक मेन केमिकल होगा, इसी मेन केमिकल को हम लोग एपीआई बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी चीजें मिलाई जाती हैं उन सबको एडिटिव्स कहा जाता है। ठीक है, इन सब एडिटिव्स में एग्जांपल आ जाएगा कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, है ना, बाइंडर्स, डाइल्यूएंट, ये सब क्या चीजें हैं, है ना। तो मेन कहने का मतलब है कि जो मेन केमिकल है असली, अगर मान लो पैरासिटामोल के बारे में बात करें तो जो फीवर ठीक करने की जो प्रॉपर्टी है वो एपीआई की वजह से है, ना कि दूसरे और चीजें जो मिलाई गई हैं, कलर अलर उसमें, है ना। बाकी सब क्या होते हैं, थेरापेटिकली न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब उनका कोई रोल नहीं होता है यहाँ पर। सिर्फ और सिर्फ जो एपीआई है वही मेन शरीर में काम करता है। एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में जो अनवांटेड केमिकल है वही क्या है, इंप्योरिटी। फार्मास्यूटिकल में इंप्योरिटी के बारे में बात करें तो एपीआई में जो अनवांटेड केमिकल है उसी को इंप्योरिटी कहा जाता है। या फिर ये इंप्योरिटी जो है ये डेवलप हो जाती है ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन और स्टोरेज। जब आप बना रहे हैं उसको तो ये इंप्योरिटी कहीं से आ सकती है, जब स्टोर कर रहे हैं तो इंप्योरिटी कहीं से आ सकती है। इसमें ये मेन इंप्योरिटी का मतलब है। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल्स में सोर्सेस क्या है इंप्योरिटी के, कहां कहां से इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला तो आप समझिए रॉ मटेरियल्स, है ना। किसी भी इंडस्ट्रियल ग्रेड सॉल्वेंट जो हम लोग लेते हैं आमतौर पर, वो सब रॉ मटेरियल। देखो कोई भी चीज बनाया जाता है तो उसके लिए एक रॉ मटेरियल जरूरत पड़ती है ना। जैसे मान लीजिए कोई टैबलेट आपको बनाना है ना। अब टैबलेट बनाने के लिए आपको भाई एक केमिकल की जरूरत पड़ रही, कोई मेन एपीआई की जरूरत पड़ेगी, है ना, एडिटिव्स की जरूरत पड़ेगी। अब आप ये समझिए कि जो आपके स्कूल कॉलेजेस में लैब के अंदर जो केमिकल रखा है और जिससे फैक्ट्री में दवाई बन रही है ना, वहां जो केमिकल्स आ रहे हैं, आप समझिए कि अलग अलग केमिकल्स अलग अलग ग्रेड्स के आते हैं, है ना। ए ग्रेड का केमिकल, जिसको एनालिटिकल ग्रेड भी कई बार बोलते हैं, बी ग्रेड का केमिकल, सी ग्रेड का केमिकल, डी ग्रेड का केमिकल, तो केमिकल की ग्रेडिंग है ना। सेम केमिकल आपके लैब में जो मिलेगा, मान लो 500 या 1000 रुपए का आ रहा है, एनालिटिकल ग्रेड का सेम कंपाउंड, सेम केमिकल, है ना, वो 5000 10,000 का भी आता है। तो क्यों, कि अगर कंपाउंड सेम है, फार्मूला सेम है उसका, लेकिन आप समझिए कि महंगा सस्ता अंतर तो होगा ना। सस्ते वाले में क्या होगा, इंप्योरिटी का हो सकता है उतना अच्छा ना ध्यान रखा जाए, है ना। तो ये चीज है कि जो रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल कर रहे हैं वहां से इंप्योरिटी सबसे पहले आ सकती है, क्योंकि वही केमिकल मिलाकर तो आप दवाई बनाएंगे। अगर उसी में कोई फॉल्ट है तो क्या होगा, वो जो मेडिसिन फाइनल जो प्रोडक्ट प्रिपेयर होगा, क्या उसका थेरेपेटिक इफेक्ट उतना बेहतरीन मिल पाएगा जितना मिल सकता था, शायद नहीं। ठीक है, तो ये हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले रॉ मटेरियल, जो जो केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, है ना, जो वेसल इस्तेमाल हो रहा है वहां से ही आ सकता है। फिर एक क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू आप उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं, ठीक है, वहां पर कई बार गड़बड़ी हो जाती है। जैसे इनकम्प्लीट रिएक्शन, कोई रिएक्शन आपने लगाया, पता नहीं अभी तक पूरा हुआ कि नहीं हुआ, पूरा रिएक्शन नहीं होगा तो कुछ सॉल्वेंट या रिएक्टेंट जो उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं वो कुछ बचे रह जाएंगे, जो आगे चल करके प्रोडक्ट में क्या करेंगे, इंप्योरिटी कॉज करेंगे, है ना। तो इंप्योरिटी आएगी तो क्या होगा, एरर होगा, गड़बड़ी होगी। ठीक है, अब इसलिए टेस्टिंग के दौरान हर जगह समझना पड़ेगा। रिएजेंट्स और कैटलिस्ट जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं,
ठीक है। उसमें कई बार ये समस्या आती है कि जिस बर्तन में मान लीजिए बना रहे हैं, क्योंकि अब फैक्ट्री में आप अपने लैब में तो ग्लासवेयर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जब हम लोग फैक्ट्रीज में जाते हैं जहां पर ये बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, सब काम है, तो वहाँ कांच के तो बर्तन होंगे नहीं, है ना, वो किसी न किसी मेटल के होते हैं आमतौर पर। और कई बार उसकी रिएक्टिविटी अगर अच्छे से ना समझी जाए और जल्दबाजी में किया जाए तो उसमें मेटल के ट्रेसेस मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं रिएजेंट्स में आमतौर पर। और वो मेटल के ट्रेसेस रहेंगे, ट्रेसेस मतलब थोड़ी मात्रा में बहुत वहां पर रहेगा। तो रिएजेंट्स जो इस्तेमाल हो रहे हैं, कैटलिस्ट जो इस्तेमाल हो रहा है रिएक्शन को कराने के लिए, इन सब की वजह से भी क्या आता है, इसमें इम्प्यूरिटी आ सकती है। अगला हम लोग बात करें तो स्टोरेज कंडीशन, देखो बहुत जरूरी है ये। यहां क्या लिखा है, तो डिग्रेडेशन ड्यू टू हीट, लाइट एंड मॉइस्चर। कोई कंपाउंड है, कोई दवाई है, उसको कहां पर स्टोर करना है। आपने कई बार देखा होगा तमाम लिक्विड प्रिपरेशन में आमतौर पर लिखा होता है कि इसको अंधेरे में, मतलब स्टोर इट इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस, हमेशा लिखा होता है आमतौर पर उसमें, है ना। किसी किसी में लिखा रहता है कि कीप इट अवे फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट, मतलब सूर्य की किरणों से अलग रखना है, ठीक है। या फिर क्योंकि उसमें टेम्परेचर होगा, सूर्य की किरणें आएंगी उसमें, तो उसका थोड़ा सा टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर राइज होगा तो हर कंपाउंड में अंदर जो बॉन्ड बना होता है, वो जो टेम्परेचर बढ़ेगा उससे वो बॉन्ड टूट सकता है, और ये केमिकल जो केमिकल बना करके दवाई के रूप में दिया जा रहा है, वो केमिकल कुछ और बन जाएगा। अगर केमिकल कुछ और बन गया तो उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी, है ना। तो इस तरह से चाहे हीट हो, चाहे लाइट हो, चाहे मॉइस्चर हो, चाहे एयर हो, है ना, ये सब चीजें क्या हो सकती हैं, उससे गड़बड़ी कर सकती हैं। स्टोरेज कंडीशन में गड़बड़ी होने की वजह से भी एरर आ जाएगा। भले इसमें कोई मिक्स नहीं होगा, लेकिन हीट पड़ने पर बॉन्ड टूट सकता है, लाइट पड़ने पर खराब हो सकता है क्योंकि यूवी लाइट का एक्सपोजर हो सकता है, मॉइस्चर मतलब नमी आएगा तो वाटर के साथ रिएक्शन कर लेगा वो, है ना, एयर के साथ समस्या हो सकती है ना। तो कोई भी चीज, क्योंकि एयर में मैक्सिमम क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, और ऑक्सीजन जहां पर भी होता है कोई भी केमिकल कंपाउंड बड़ी इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो दूसरा कुछ कंपाउंड में बदल जाएगा, दूसरा कंपाउंड बदल जाएगा तो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आमतौर पर आप देखते हैं कई बार, जैसे एक गोली का पत्ता है, इसमें 10 गोलियां भरी हुई हैं, है ना, और पीछे से आप देख रहे हैं कि ये लीक है, ठीक है, मतलब उसका पीछे वाला जो कवर है वो फटा हुआ है, गोली उसमें से बाहर से दिख रही है, टैबलेट जो है ना। तो आमतौर पर उसको नहीं खाना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है ना। अगर वो पहले से पर्चा उसका चिरा हुआ है, ऐसा समझो पीछे वाला, है ना। अगर इसलिए हमेशा जब भी इसको खाइए तुरंत ही उसको खोल के खाइए। उसका समस्या क्या आ सकती है कि हो सकता है कि ये सब उसमें से मॉइस्चर या फिर लाइट या हीट उसके अंदर या एयर उसके अंदर चली गई हो, जिसके कारण से वो केमिकल चेंज हो गया हो। अगर किसी टैबलेट का कलर हल्का सा भी चेंज लगे तो नहीं खाना चाहिए तुरंत उसको, है ना। धीरे धीरे आप समझेंगे कि वो क्या कॉज कर सकता है। कलर भी चेंज हो गया तो स्टोरेज कंडीशन की वजह से इंप्यूरिटी आ सकती है, समझे। और इंप्यूरिटी आने के बाद, अच्छा, इंप्यूरिटी में क्या हो सकता है, कई बार वो टॉक्सिक सब्सटेंस में भी चेंज हो सकता है ना, खतरनाक हो सकता है, तो रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। तो खुली हुई टैबलेट्स का इस्तेमाल नहीं करना है आमतौर पर। क्रॉस कंटामिनेशन ड्यूरिंग पैकेजिंग, पैकेजिंग के दौरान भी कई बार गड़बड़ी आ जाती है। जो पैकेजिंग मटेरियल है, अब पैकेज आप करेंगे उस टैबलेट को, है ना, आप देखते हैं कई बार वो कागज टाइप का स्ट्रिप आता है, या फिर वो हार्ड सा प्लास्टिक का आता है ना, कई बार एल्यूमिनियम की उसमें पत्ते में उसको रैप किया जाता है। तो इन सब का मटेरियल कहीं ना कहीं दवाई से तो अंतर में डायरेक्ट तो अंदर तो छुआ ही रहेगा दवाई ना। अब उस पर डिपेंड कर रहा है, अगर वो सही से सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर वो फॉल्टी हो गया तो क्या होगा, उसका कॉन्टैक्ट हो जाएगा इस टैबलेट कैप्सूल, इस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से, चाहे वो सिरप ही क्यों ना हो। तो उसके दौरान भी, पैकेजिंग के दौरान भी यहाँ पर क्या हो सकती है, इंप्योरिटी आ सकती है। समझ में आ रहा है क्या आपको। फिर केमिकल रिएक्शंस, यहाँ स्पेस होना चाहिए, केमिकल रिएक्शंस भी कई बार इंप्योरिटीज ला देती हैं। जैसे रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गया, है ना। ऑक्सीडेशन कब होगा, हमने कहा जब एयर से ऑक्सीजन जब आ जाएगा इस कंपाउंड के अंदर, है ना, तो वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन होकर के प्रोडक्ट कुछ और चेंज हो जाएगा। इन द सेम वे अगर वहां से मॉइस्चर आया, मतलब वाटर कंटेंट आया, तो पानी आने की वजह से क्या हो जाएगा, उसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। और किसी भी कंपाउंड का जब हाइड्रोलिसिस हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो किसी दूसरे कंपाउंड में चेंज हो जाता है, ठीक है। जब कंपाउंड चेंज हो गया तो प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। ये सारी बेसिक्स बात हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं कि ये अलग अलग सोर्सेज हैं इंप्योरिटीज के, जहां से फार्मास्यूटिकल किसी भी प्रोडक्ट में, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मतलब हमने बता दिया ना, चाहे टैबलेट, कैप्सूल, ऑइंटमेंट, लिनमेंट, कुछ भी हो, है ना, सिरप, सस्पेंशन, कुछ भी हो। अगर इसमें से कुछ जितने में नाम मिले ना, अगर आपको नहीं पता है तो चिंता नहीं करना है ना। अपकमिंग क्लासेस में, लेक्चर्स में हम लोग धीरे धीरे सब सीखेंगे कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ। टैबलेट, कैप्सूल आमतौर पर आप जानते हैं, सिरप जानते हैं, सस्पेंशन जानते होंगे, ऑइंटमेंट जानते होंगे, लेकिन ऑइंटमेंट जैसा एक लिनीमेंट होता है उसको जानना पड़ेगा, है ना। तो तमाम और भी फॉर्मुलेशन होते हैं जहां पर हम लोग को धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे कमिंग लेक्चर्स में, ठीक है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि जो ये इंप्योरिटीज आ रही है किसी भी मेडिसिन में, तो उसका इफेक्ट क्या होगा भैया, है ना। अब मान लो इंप्योरिटी आ गई तो उसका क्या नुकसान हो सकता है, या कैसे पता चलेगा कि आ गई कि नहीं आ गई।
तो क्या होगा, देखो क्या लिखा है, इवन स्मॉल इम्प्यूरिटीज कैन प्रोड्यूस डिफरेंट इफेक्ट्स। बहुत थोड़ी सी मात्रा में भी जो इम्प्यूरिटी यहां पर आ गई है वो भी क्या होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ी कॉज करेगा। क्या गड़बड़ी करेगा, ऑल्टर द थेरेपेटिक इफेक्ट। थेरेपेटिक इफेक्ट मतलब एक टैबलेट आपने मान लीजिए फीवर ठीक करने के लिए खाई, लेकिन अब उसमें कोई ना कोई इम्प्यूरिटी आ गई है, तो हो सकता है उसमें से फीवर ना ठीक हो। कई बार आप देखते हैं कि तमाम गोलियां खा लेते हैं, फीवर नहीं ठीक होता। हालांकि फीवर ना ठीक होने के तमाम और कारण भी हो सकते हैं, है ना, लेकिन एक कारण उसमें से है कि वो जो कंपाउंड है वो आपका इंप्योर हो चुका है, उसमें कोई ना कोई इंप्योरिटी आ गई है। थेरापेटिक इफेक्ट का मतलब होता है कोई भी दवाई आप जिस कारण से खा रहे हैं, जो दिक्कत थी आपको, वो दिक्कत को ठीक करने के लिए ही थेरेपेटिक इफेक्ट उसमें आना है। वो दवाई जो भी हम खा रहे हैं वो शरीर में जाने के बाद यही इफेक्ट शो करेगी, तभी हमको उस समस्या से निजात मिलेगी, मतलब उससे सही होगा उस प्रॉब्लम हमारी, ठीक है। तो इम्प्योरिटी आने से थेरापेटिक इफेक्ट ये कॉज हो सकता है, अल्टर हो सकता है, अल्टर मतलब चेंज हो सकता है, और टॉक्सिसिटी कॉज हो सकती है, खतरनाक हो सकता है ना, जान तक भी जा सकती है। सेल्फ लाइफ उसकी रिड्यूस हो सकती है। सेल्फ लाइफ क्या है, लाइफ, सेल्फ लाइफ है ना, इसको आप समझिए, ये सेल्फ क्या लिखा है ना, ये एक्सपायरी है ना, ये कोई और लाइफ के बारे में यहां बात की जा रही है। देखो हर कंपाउंड का, ठीक है, जैसे आप तौर पर बिस्किट खरीदेंगे तो उसके पीछे एक्सपायरी लिखा होता है, लेकिन यहां पर जो होता है कोई भी कंपाउंड, जैसे कोई दवाई आप खरीदेंगे तो एक्सपायरी डेट उसमें भी लिखी होती है ना, लेकिन एक्सपायरी डेट मान लो लिखी है कि से फॉर एग्जांपल 01/01/2027, मान लो ये लिखा हुआ है, ठीक है, किसी भी दवाई में एक्सपायरी डेट। लेकिन अब सेल्फ लाइफ क्या है, आपने इस पत्ते को, इस दवाई को किस तरह की कंडीशंस में रखा है ना। हो सकता है स्टोरेज कंडीशन में आपने भाई ये कब कब की डेट पड़ी हुई है, जब उसको जैसा बताया गया वैसा ही रखा गया हो। लेकिन अगर आप उस बोतल को, उस टैबलेट को सनलाइट की प्रेजेंस में रख देंगे, जिसके लिए मना किया गया था, है ना, या फिर कहीं ऐसी जगह रख देंगे, टेम्परेचर जितना कम ज्यादा रखना था उतना भी नहीं रखा आपने। कई बार इंजेक्शंस देखिए हमेशा फ्रिज में रखे जाते हैं, है ना, तो एक्सपायरी लिखा है उसमें डेट, तो वो फ्रिज के हिसाब से लिखा, लेकिन आप बाहर अलमारी में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक्सपायरी होने से पहले ही खराब हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर सेल्फ बोलते हैं, सेल्फ बोलते हैं हम लोग अलमारी को, एक तरह से, है ना, बोलते सेल्फ में रखा है, लॉकर में रखा है, वैसा कुछ। तो ये वो वाला सेल्फ है, और ये एक्सपायरी डेट के पहले हमेशा सेल्फ लाइफ इसकी कम हो सकती है। आमतौर पर सेल्फ लाइफ और एक्सपायरी डेट लगभग बराबर होती है, ठीक है, लेकिन अब उसको किस तरह से आप रख रहे हैं स्टोरेज कंडीशन पर डिपेंड करेगा। तो उसकी वजह से अगर इंप्यूरिटी आई, स्टोरेज की वजह से इंप्यूरिटी आई, तो उसका क्या हो जाएगा, सेल्फ लाइफ कम हो जाएगा, एक्सपायर होने से पहले वो खराब हो चुकी है। लेकिन अब आप क्या देखेंगे, आप पत्ता खरीदेंगे, देखेंगे एक्सपायरी डेट उसमें अभी चल रही है, तो आपने उसको परचेज कर लिया, खा भी लिया, लेकिन उससे क्या होगा, इफेक्ट नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो ये चीजें हैं कि सेल्फ लाइफ भी इस इंप्योरिटी से कम हो जाती है। तो अगला हम लोग देखते हैं कि इसमें से क्या इंप्योरिटी आने से क्या हो सकता है, लीड टू ड्रग रिकॉल्स, है ना। ड्रग का मतलब मेडिसिन है, हमने पहले भी चर्चा कर दिया है। ड्रग रिकॉल कब होता है, देखिए अगर मान लीजिए किसी दवाई में कोई इंप्योरिटी आ गई, है ना, इंप्योरिटी आ गई और किसी पेशेंट ने उसको कंज्यूम किया तो उसको कुछ और होने लगा, मतलब फीवर ठीक करने के लिए समझ उसने लिया था, लेकिन उससे वॉमिटिंग होने लगी, है ना, एडवर्स रिएक्शन होने लगी, उसके एडवर्स इफेक्ट मिलने लगा। तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, खुद ही जा करके मेडिकल स्टोर पे या तो कंप्लेंट कीजिए, या फिर वो कंपनियां आमतौर पर खुद अपने सर्वे कराते रहती हैं। फिर वो क्या करेंगे कि उस मार्केट से, है ना, उस स्टोर से उस दवाई को क्या किया जाएगा, वापस कर लिया जाएगा, रिकॉल कर लिया जाएगा, है ना, वापस बुला, री मतलब फिर से, कॉल मतलब बुलाना, फिर से बुला लिया जाए, मतलब उस दवाई को वापस कर लिया जाएगा। तो ये भी एक इम्प्यूरिटी का बहुत ही आम एकदम सा जनरल सा कॉज बन जाता है, क्योंकि नुकसान होगा ना उससे। इम्प्यूरिटी आई, मान लीजिए आप उस वो मैन्युफैक्चरर है, आप दवाई बना रहे हैं, तो भाई आप चाहेंगे इम्प्यूरिटी आने के बाद उनको माल वापस लेना पड़े, क्योंकि वापस लेंगे लॉस जाएगा, है ना। तो आमतौर पर इम्प्यूरिटी आने से ये वापसी का भी समस्या आ जाती है। और एक और समस्या आ जाएगी फिर, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड, है ना। अगर वो जांच में पकड़ी गई दवाई आपकी कहीं पर भी, है ना, जिस तरह से जैसा भी लिखा गया है आईपी में, बीपी में और यूएसपी में, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अंदर जिस स्टैंडर्ड के साथ उस मेडिसिन को बनाना था, अगर आपने उल्टा पुल्टा काम करके गलती से भी या चाहे जानबूझ करके भी उसमें इंप्यूरिटीज आई, है ना, तो जाहिर सी बात है वो प्रोटोकॉल, वो नॉर्म्स को, वो रेगुलेशंस को आपकी दवाई नहीं पास कर पाएगी। तो जब चेकिंग होगी तो फेल होगा, उसमें फेल होगा तो फिर फालतू में केसेस होगा, है ना, कंपनी के ऊपर, या फिर माल वापस लिया जाएगा, पेनाल्टी आएगी। तो ये सब लफड़ा भी हो सकता है इम्प्यूरिटी आने से। समझ में आ रहा है आपको। तो ये सब इफेक्ट है जो इम्प्यूरिटी आने से ये सब प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो इम्प्यूरिटीज कैन मेक अ लाइफ सेविंग ड्रग इनइफेक्टिव, जो जान बचाने वाली जो दवाइयां हैं आमतौर पर अगर इम्प्यूरिटीज आई तो वो काम करना बंद कर सकती है, इनइफेक्टिव और डेंजरस, वो काम करना बंद कर सकती हैं। चलो ये तो ठीक है ना, कि कोई दवाई हमने खाया, उसका काम जिस काम के लिए था वो काम नहीं मिला, यहां तक तो अभी सेफ है। कैसे सेफ है, क्योंकि अगला क्या है, वो खतरनाक हो सकती है भैया,
क्योंकि हमने बताया ना कि एक ड्रग मॉलिक्यूल आपने लिया, अगर वो चेंज हुआ तो चेंज अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। किसी भी कारण से इम्प्योरिटी आने से उसका केमिकल नेचर चेंज हो गया तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। प्रॉपर्टी है ना, हो सकता है कि वो जिस काम के लिए दिया गया था ना हो सकता है कोई और भी चीज उसमें से आ जाए, कोई डेंजरस हो जाए, टॉक्सिक हो जाए, है ना। तो यहां पर उसी के बारे में बात किया जा रहा है कि डेंजरस हो सकता है वो। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर कुछ नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर अपने चैट बॉक्स में आकर के इसका डाउट आप जरूर लिखते रहिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं। देखो, अब मान लिया हमने कि अब उसमें इम्प्यूरिटी है ना, हर चीज में होती ही है। अब इम्प्यूरिटी है तो उसको चेक कैसे किया जाए भाई, है ना। देखो, हर चीज, कहा जाता है कि अंग्रेजी में कहावत है, नथिंग इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड। कुछ भी चीज 100% सही नहीं हो सकती। आप कितना भी अच्छे से कुछ भी काम कर लीजिए, लेकिन 100% आप उसको सही नहीं कर सकते। दवाई बना रहे हैं आप, केमिकल परचेजिंग हो रही है, कहीं घूसखोरी की वजह से ही खराब क्वालिटी का केमिकल आपको मिल गया तो वो तो पूरा बैच खराब करेगा आगे चल करके, है ना। लेकिन अगर कहा जाता है कि अगर कहीं पर कोई लिमिट में कोई काम किया जाए तो हर काम जायज हो जाता है ना। इसी तरह से जितने भी कंपाउंड्स या केमिकल्स या ड्रग्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, या बनाएंगे, तो उसमें जो इम्प्यूरिटी आ सकती है, आएगी ही, तय है। लेकिन अगर वो इम्प्यूरिटी अंडर लिमिट है, मतलब जितना लिमिट प्रेस्क्राइब किया गया है अगर उसके अंदर ही है, तो इसका मतलब कि सब कुछ सही माना जाएगा। ठीक है, तो उतना चल सकता है, कहने मतलब उसको पता करने के लिए हम लोग के क्या पास है, लिमिट टेस्ट, एक केमिकल टेस्ट है जिसमें हम लोग किसी भी कंपाउंड के अंदर जो इम्प्यूरिटीज है उसकी लिमिट चेक करते हैं कि क्या ये सब कुछ सही कि नहीं सही है। अभी हाल ही में एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो ये 4-6 साल पहले की बात है कि नेस्ले कंपनी की एक मैगी आती है 2 मिनट में जो तैयार होती है आमतौर पर, तो बैन हो गई थी, है ना। आपने न्यूज वगैरह में सुना होगा। क्या आपको जानकारी है कि वो क्यों बैन हुई थी? अगर आप समझें तो उसमें न्यूज में बाद में आया कि उसमें लेड, जो कांच बनाने में इस्तेमाल होता है लेड, ठीक है, वो उसकी मात्रा ज्यादा हो गई थी। ज्यादा हो गई थी इसका मतलब कि पहले से उसमें मिलाया जा रहा था। ठीक है, अच्छा, आमतौर पर क्यों मिलाया जा रहा था? अच्छा, लेड मिलाने का क्या काम आएगा उसमें? जब आमतौर पर मैगी आपके सामने प्लेट में बन के आए, है ना, दो तरह की मैगी है। एक नॉर्मल सी, डल कलर एकदम से दिखेगा, गंदा गंदा दिखेगा, मतलब डल कलर, हो सकता है टेस्ट में अच्छी हो। दूसरी आपके पास बढ़िया चमकदार एकदम मिले आपको मैगी, है ना, तो आप देखेंगे कि चमकदार वाली ही आप ज्यादा लाइक करेंगे। तो मार्केट में अपना पकड़ बनाने के लिए कई बार कंपनियां, अच्छा, लेड उसमें डाल सकते हैं, हमेशा कांच नुकसान नहीं करेगा क्योंकि वो मॉलिकुलर फॉर्म में होता है। ये मत समझिए कि उसमें कांच तोड़ के डाल दिया गया है मैगी के अंदर, है ना, वो मॉलिकुलर लेवल पे है। बहुत चीजें हम लोग वैसे भी कंज्यूम कर जा रहे हैं, तो मॉलिकुलर लेवल पे उसका जब मिलाया जाना था तो उसकी एक लिमिट फिक्स की गई थी, है ना, कि इससे ज्यादा आप नहीं मिला सकते किसी भी खाने के अंदर। हर चीज की लिमिट होती है, चाहे खाने वाली कोई भी चीज हो, चाहे दवाई हो, चाहे बिस्किट ही क्यों ना हो, अगर उसमें कुछ इंप्यूरिटी आ रही है तो बताना पड़ेगा कि फलाना इंप्यूरिटी है, लेकिन वो इतनी लिमिट के अंदर ही है। तो मैगी बैन क्यों हुई? क्योंकि जो लिमिट बताई गई थी उससे बहुत ज्यादा मात्रा में लेड पाया गया उसमें, है ना। फिर उसमें बैन लगा और पूरा माल मार्केट से रिकॉल करना पड़ा, वापस लेना पड़ा, बहुत नुकसान हुआ कंपनी का। बड़ी कंपनी थी, है ना, इसलिए सर्वाइव कर गई। दोबारा से फिर मार्केट में लॉन्च किया और दोबारा फिर टेस्टिंग हुई उसकी, तब जाकर के लेड के अंदर क्या मिला, मतलब अंडर लिमिट लेड मिला, तो ठीक है, तब बेच सकते हैं आप, लेकिन लिमिट के बाहर नहीं जाना है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या समझना है कि कोई भी किसी भी इंसान के अंदर भी अगर कोई बुराई है, अगर वो अंडर लिमिट है तो तब तक चल सकता है, लिमिट क्रॉस हुई तो कुछ भी हो सकता है ना। हम लोग आमतौर पर किसी से बहस हो जाती है, लड़ाई दंगे में भी कई बार हम लोग बोलते हैं कि लिमिट में रहो, हद में रहो एकदम से, क्योंकि लिमिट क्रॉस करोगे तो क्या हो जाएगा, नुकसान लंबा हो सकता है ना। उसी लिमिट को, अच्छा, केमिकल में हम लोग लिमिट कैसे जानेंगे? मान लेते हैं हमारे पास H2O है, पानी, है ना। अब पानी है, पानी का फॉर्मूला तो आपने पढ़ लिया कि H2O होता है। क्या जो बॉटल में हम लोगों के पास पानी होता है, जैसे इसमें पानी भरा हुआ है ना, तो क्या इस पानी में सिर्फ और सिर्फ H2O ही है क्या? टैप वाटर जो आप ले रहे हैं, नल में पानी आ रहा है आपके, क्या आपको जानकारी है कि इसका फॉर्मूला H2O ही होगा? है ना। आमतौर पर ये जो नॉर्मल टैप वाटर है, हैंडपंप का पानी है ना, या फिर वो शहरों में सप्लाई वाला जो पानी आता है पाइप के थ्रू, उसमें आमतौर पर क्लोरीन पाया ही जाता है। अब आप जो पी रहे हैं, क्या ये वाटर पी रहे हैं, सिर्फ H2O पी रहे हैं कि H2O अलॉन्ग विद अदर मिनरल्स, है ना, क्लोरीन भी हो सकता है उसमें, फ्लोरीन भी हो सकता है, तमाम और भी दूसरे मिनरल्स, कैल्शियम वगैरह भी हो सकता है उसमें, तो आप तो ये सब ले रहे हैं ना। लेकिन जब आप लिमिट चेक करने जाएंगे कि क्लोरीन कितना आप इसमें ले सकते हैं इसके साथ, है ना, ऐसा तो नहीं है भाई भर भर क्लोरीन आप पानी में पिएंगे एकदम से, समझ में आ रहा है? तो जब आप अंडर लिमिट इसमें रहेगा, इस पानी के अंदर क्लोरीन लिमिट में रहेगा, मतलब जितना अलाउड है उतना रहे, तो ये पानी हमको नुकसान नहीं करेगा आमतौर पर,
ठीक है। लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि पानी के अंदर जो क्लोरीन है क्या वो अंडर लिमिट है कि लिमिट क्रॉस कर चुका है? इंटरेस्टिंग बात है। तो कैसे पता करेंगे हम लोग? इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड का लिमिट टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? लिमिट टेस्ट करते हैं, है ना। अब वो वाटर का हम लोग क्लोरीन में लिमिट टेस्ट कैसे करेंगे आगे हम लोग सीखेंगे, है ना। हर कंपाउंड में किसी भी दूसरी इंप्योरिटीज का लिमिट हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है क्या। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो लिमिट टेस्ट हम लोग को करना है ना। लिमिट टेस्ट केमिकल टेस्ट है, अच्छे से समझिएगा। देखिए लिमिट टेस्ट क्या होता है, एक तरह का क्वालिटेटिव है या फिर इसको सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ही तुरंत हम लोग समझ लेते हैं कि कोई भी जब भी केमिकल टेस्ट होता है तो दो तरह का होता है, एक क्वालिटेटिव टेस्ट होता है और एक क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है? क्वांटिटी बताने वाला, है ना। क्वालिटेटिव का मतलब क्वालिटी बताने वाला। अगर हम मान लीजिए कहें कि कोई वाटर हमारे पास है वो 100% प्योर है, तो 100% प्योर का मतलब क्या है? वाटर शुड ऑलवेज कंटेन ओनली H2O, नथिंग एल्स। उसके अलावा कोई भी चीज उसमें नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर कोई चीज है उसका पता लगा जाए कि क्या क्या चीज है इसमें, तो ऐसे ऐसे टेस्ट जिनके थ्रू पता लगता है कि इसमें और क्या चीज मिला हुआ है, क्या चीज मिला हुआ है, ऐसे टेस्ट को हम लोग क्वालिटेटिव टेस्ट बोलते हैं। समझ आई बात? क्वालिटेटिव, क्वालिटी चेक करना है ना, तो और क्या क्या मिला है तभी तो पता चलेगा। हाँ, होली दिवाली में जब मिठाइयों का सीजन आता है तो उसमें आप देखेंगे कि नकली खोया बिकने लगता है। तो नकली खोया में और क्या मिला है? आटा मिला है कि मैदा मिला है कि अरारोट मिला है कि क्या मिला है उसमें, उसको टेस्ट करने के लिए जो टेस्टिंग की जाती है, जब फूड इंस्पेक्टर्स पहुंचते हैं वहां पर टेस्टिंग की जाती है, तो वो भी जो टेस्ट करते हैं वो कौन सा टेस्ट होता है? क्वालिटेटिव टेस्ट होता है। क्वालिटी चेक की जाती है वहां पर, है ना। दूसरी चीजें क्या मिला है ये पता लगाने का क्वालिटी टेस्ट। अगर पता चला कि क्या मिला है तो अब हम क्या करेंगे? क्वांटिटी चेक करेंगे, कितना मिला है, क्योंकि कोई भी चीज की लिमिट फिक्स हो सकती है ना, है ना। अब पानी हमने कहा था क्लोरीन उसमें मिला है, पहले पता लगा कि क्लोरीन है कि नहीं। अगर है पता लग गया तो वो क्वालिटेटिव टेस्ट हुआ। अब उसमें क्लोरीन कितना मिला हुआ है ये पता चलेगा क्वांटिटेटिव टेस्ट से, है ना। लिमिट टेस्ट इज बेसिकली क्वालिटेटिव या फिर सेमी क्वालिटेटिव, उसमें क्वालिटी कितना है ना, दूसरी चीजें कौन कौन सी मौजूद हैं, क्योंकि एक ही चीज तो इम्प्योरिटी फॉर्म में हो नहीं सकती, है ना। तो ये क्वालिटेटिव टेस्ट है या फिर सेमी क्वांटिटेटिव। सेमी मतलब हाफ क्वांटिटेटिव, मतलब आधा क्वांटिटेटिव वाला है आधा क्वालिटेटिव वाला है टेस्ट। ये क्या करता है? दैट डिटेक्ट्स द ट्रेस अमाउंट्स। ट्रेस मतलब बहुत हल्का अमाउंट में भी अगर कुछ मिला इंप्योरिटीज तो उसको पता लगाया जाता है इस टेस्ट के थ्रू। इंप्योरिटीज कहां हो सकती हैं? फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में कोई भी इंप्योरिटी बहुत थोड़ी मात्रा में भी अगर वो है तो उसको हम लोग लिमिट टेस्ट के द्वारा दूर करेंगे, पता लगाएंगे, और लिमिट टेस्ट से हम लोग पता लगाएंगे कि उसमें कौन सा इंप्योरिटी कितना मात्रा में मौजूद है, ठीक है क्या। तो लिमिट टेस्ट इसलिए कहा गया है, क्वालिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट है जो डिटेक्ट करता है हल्की सी मात्रा भी इंप्योरिटीज की फार्मास्यूटिकल सिस्टम में। समझ में आ रहा है क्या? इसका पर्पस क्या है ना। लिमिट टेस्ट हम करेंगे, उसका पर्पस क्या, क्यों करेंगे लिमिट टेस्ट? टू एंश्योर सेफ्टी एंड प्योरिटी ऑफ ड्रग्स। जो ड्रग्स हम कंज्यूम कर रहे हैं क्या ये सेफ है, क्या ये प्योर है, ये पक्का करने के लिए लिमिट टेस्ट करते हैं हम लोग। हमेशा लिमिट टेस्ट लगाया जाता है ना। हर ड्रग के फॉर्मुलेशन में लिमिट टेस्ट भी होता है कि दूसरी दूसरी चीज पाई गलती से भी ना आ जाए, है ना। और क्या करते हैं? टू प्रिवेंट टॉक्सिक एक्यूमुलेशन इन द बॉडी। शरीर के अंदर कुछ खतरनाक टॉक्सिक मटेरियल तो नहीं प्रिवेंट हो जा रहा है भाई, है ना, मतलब एक्यूमुलेट तो नहीं हो जा रहा है, इकट्ठा हो जा रहा है। उससे बचने के लिए हम लोग लिमिट टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि शरीर में जाएगा इकट्ठा होगा तो तमाम सेल्स को मारेगा, हमारे शरीर की कोशिकाओं को मारेगा, उससे क्या होगा? हम बीमार पड़ेंगे। एंड टू फिलफिल फार्माकोपियल स्टैंडर्ड। लिमिट टेस्ट इसलिए भी किया जाता है क्योंकि जो दवाई, जो मेडिकल प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट सॉरी, जो आप बना रहे हैं, चाहे वो टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन कुछ भी हो, तो वो किसी न किसी फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको बनाना है। अगर आप लिमिट टेस्ट नहीं करेंगे, दूसरी चीजें मिली उसमें आ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा? फार्माकोपियल स्टैंडर्ड खराब हो जाएगा, वो जांच में पकड़ी जाएंगी। इसलिए जांच में ना पकड़ी जाए, इसलिए फार्माकोपियल स्टैंडर्ड को फुलफिल किया जाता है बाय डूइंग लिमिट टेस्ट, लिमिट टेस्ट के द्वारा, है ना। जैसे लिखा ना, आईपी स्पेसिफाइज लिमिट्स फॉर ईच इंप्योरिटीज। जैसे इंडिया में हम लोग बात करें तो इंडिया में हमारे पास जो फार्मेसी वालों का ग्रंथ है, इंडियन फार्माकोपिया जिसको बोलते हैं हम लोग, तो इंडियन फार्माकोपिया क्या करती है? हर एक उसमें लिखा हुआ है उस किताब के अंदर, है ना, हर एक इंप्योरिटी की हर प्रोडक्ट में एक लिमिट बताई गई है कि इसमें इतना ही चाहिए भाई, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसको जो कंपनियां हैं आमतौर पर फॉलो करती हैं, ठीक है, उसको फॉलो करने के लिए लिमिट टेस्ट किया जाता है, जिससे कि कोई गड़बड़ी ना हो आगे चल करके, ठीक है। देखो लिमिट टेस्ट क्या लिखा है? डिफाइंड फॉर। क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाए? हम लोग को सिलेबस में जो है, एक क्लोराइड का लिमिट टेस्ट हम लोग को समझना है, सल्फेट का करना है, आयरन, हैवी मेटल और आर्सेनिक का करना है ना। इन सब का लिमिट टेस्ट हम लोग धीरे धीरे समझेंगे क्या होता है। लिखा है अनलाइक असेस। असेस मतलब
एक केमिकल ऐसे होता है ना, जैसे मान लीजिए वाटर के बारे में बात करें, 100 ml वाटर हमारे पास, जब केमिकल टेस्ट के थ्रू हम प्रूव करेंगे कि सच में इसमें वाटर कितना है, क्योंकि इसमें दूसरी चीजें भी होंगी, है ना, तो इसको दोबारा से स्टडी करके पता लगाना कि इसमें सच में वो चीज कितना है, उसको असे बोलते हैं, केमिकल टेस्ट के थ्रू करते हैं, इसलिए वो केमिकल असे होता है। लिमिट टेस्ट डू नॉट मेजर एग्जैक्ट क्वांटिटी, केमिकल असे में एग्जैक्ट क्वांटिटी पता चलता है कि असली कितना चीज है, लिमिट टेस्ट में एग्जैक्ट कितना है ये नहीं पता चलेगा, ठीक है, लेकिन सिर्फ क्या पता चलेगा, ओनली वेदर इट एक्सीडेड अ सर्टेन थ्रेशोल्ड और नॉट, ये पता चलेगा कि वो लिमिट के अंदर है कि बाहर है, बस इतना पता चलेगा। लिमिट है ना, आप समझेंगे लिमिट कितना है। अब हर एक स्पेसिफिक लिमिट टेस्ट में हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर एकदम क्लियर हो रहा होगा, जहां डाउट हो तो पूछिएगा, ठीक है। तो लिमिट टेस्ट में से क्वांटिटी नहीं पता चलती कितना है, ज्यादा है कि कम है ये पता चलता है, ठीक है। तो आइए हम लोग एक एक लिमिट टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं कि क्लोराइड का लिमिट टेस्ट क्या होता है, कैसे किया जाता है ना। उसके पहले इन जनरल किसी का भी लिमिट टेस्ट करने के लिए, जैसे हमारे पास यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हम लोग को किसके किस पढ़ना है, क्लोराइड पढ़ना है, सल्फेट पढ़ना है, आयरन, हैवी मेटल और आर्सेनिक, है ना। तो अगर मैं इन तीनों के बारे में बात करूं, क्लोराइड, सल्फेट और आयरन का, है ना, क्योंकि यही मेजर लिमिट टेस्ट है। हैवी मेटल्स भी करना है हम लोग को, लेड वगैरह करना है इसमें, और आर्सेनिक, क्योंकि आर्सेनिक का थोड़ा सा मेथड अलग है, इन सब का मेथड क्या होता है, कॉमन होता है आमतौर पर। तो कॉमन मेथड क्या है ये हम लोग को समझना है, ठीक है। तो लिमिट टेस्ट करने के लिए हम लोग के पास एक सिलेंडर पाया जाता है जिसको नेस्लर सिलेंडर बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्लर सिलेंडर। नेस्लर एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने ये ग्लासवेयर की मतलब बनाया था और इसको इस्तेमाल करके दिखाया था कि लिमिट टेस्ट में इसमें करेंगे तो अच्छा रहेगा, नेस्लर सिलेंडर, ठीक है। तो हम लोग 2 नेस्लर सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं लिमिट टेस्ट में, हमेशा 2 नेस्लर सिलेंडर लेंगे, और ये नेस्लर सिलेंडर हमेशा कितने का होगा, 50 ml का ही होता है, हमेशा, ये हमेशा फिक्स होता है, इसमें मार्किंग बनी होगी, है ना। ये 50 ml कहाँ तक है, मान लीजिए यहाँ तक ये 50 ml है, और इसमें यहाँ तक 50 ml है, 50 ml का ये नेस्लर सिलेंडर है अपने पास, है ना। तो हम करेंगे क्या, देखो, एक नेस्लर सिलेंडर होगा, उस पर हम लोग लेबलिंग कर लेंगे, कागज से चिपका सकते हैं, या फिर आप ऐसे उस परमानेंट मार्कर से लिखिए, या फिर नीचे कहीं पर भी, कैसे पहचानिए इसको। एक को हम लोग टेस्ट बोलेंगे, एक को स्टैंडर्ड बोलेंगे, ठीक है। एक को टेस्ट बोलेंगे और एक को क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड बोलेंगे। ये बात समझ में आ रही है। टेस्ट में क्या करेंगे हम लोग, इसमें प्रोसीजर देखो सेम होगा, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा, एक सैंपल होगा, ठीक है। मान लीजिए ये कोई सैंपल है जिसका हम लोग को लिमिट टेस्ट चेक करना है, जिस कंपाउंड में, है ना। से फॉर एग्जांपल में हमने बात किया NaCl का, हमने लिया, ठीक है, सैंपल। अच्छा, क्लोराइड का लिमिट कर जाएंगे तो ये नहीं होगा, ठीक है। हम एक एग्जांपल तो खाली बता रहे हैं, क्लोराइड और सल्फेट का भी नाम नहीं ले रहे हम। तो NaCl में जाहिर सी बात है सिर्फ NaCl तो होगा नहीं, उसमें कुछ सल्फेट भी हो सकता है, उसमें कुछ लेड भी हो सकता है। तो अगर हम लोग NaCl यहाँ पर सैंपल ले रहे हैं तो इसमें हम लोग क्लोरीन का टेस्टिंग नहीं करेंगे, लिमिट नहीं, क्योंकि वो तो क्लोरीन तो भर भर के उसमें है ना, भर भर के जो चीज है उसके लिमिट नहीं करेंगे। लिमिट हम लोग किसी करते हैं जो थोड़ी मात्रा में गलती से आ गया हो, ठीक है, गलती से जो आता है अनवांटेड चीज। तो इसमें अगर क्लोरीन NaCl हमने सैंपल लिया तो हम लोग इसमें सल्फेट का कर लेंगे, है ना, लिमिट टेस्ट। अब इसमें सल्फेट है कि नहीं, फार्मूला में आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आप किसी भी आपके लैब में अगर होगा तो अब मैं दिखाऊंगा, अगर ग्राफिक्स के थ्रू आपको दिखाया जा पाएगा तो आपको दिखाया जाएगा कि कोई भी केमिकल का जो डब्बा होता है ना, उस डब्बे के पीछे उसका इंग्रेडिएंट लिखा होता है, क्या क्या है, ठीक है। इंग्रेडिएंट में आप पीछे पढ़ेंगे तो उसमें दूसरी चीजें और भी लिखी होंगी, है ना। अच्छा, मान लीजिए सोडियम क्लोराइड आपने लिया, तो सोडियम क्लोराइड के पीछे आप देखेंगे डब्बे के बाहर, तो उसमें लिखा रहेगा कि उसमें सल्फेट भी है, कितनी मात्रा में वो लिखा रहेगा, मेंशन रहेगा, समझ में आ रहा है। तो उसी को हम लोग को चेक करना होता है बेसिकली। तो सल्फेट, यहाँ पर सल्फेट का चेकिंग करेंगे, यहाँ पर कितनी मात्रा में है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सैंपल लेंगे इसमें, है ना, सैंपल हमने लिया, फिर उसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ केमिकल रिएक्शन कराएंगे, कुछ डालेंगे, है ना। फाइनल क्या करेंगे, इसमें केमिकल रिएक्शन डालने के बाद क्या करेंगे, हम लोग केमिकल रिएक्शन कराएंगे, और केमिकल रिएक्शन के बाद इसका कुछ कलर आएगा, है ना। देखो टेस्ट वाला दूधियापन आएगा इसमें कुछ, इसी दूधियापन को टर्बिडिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टर्बिडिटी, है ना, मतलब एक स्पेसिफिक कलर आएगा, ठीक है। एक हमने सैंपल के साथ किया, एक हम लोग स्टैंडर्ड के साथ करते हैं। स्टैंडर्ड में हमेशा हम लोग जैसे सल्फेट का लिमिट टेस्ट कर रहे हैं, तो सल्फेट के लिए स्टैंडर्ड सल्फेट वाला ही लेंगे अब यहाँ पर, है ना। सोडियम क्लोराइड हमारा सैंपल था, इसमें हम लोगों ने सल्फेट का लिमिट टेस्ट चेक किया कि इसकी लिमिट कितनी है ना। तो इसमें हम लोग ने क्या इस्तेमाल किया, इसमें हम लोग सैंपल के तौर पर सोडियम क्लोराइड लिए। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग स्टैंडर्ड बनाएंगे तो जिस चीज का इंप्यूरिटी है उसका वाला एक कंपाउंड इस्तेमाल करेंगे हम लोग। जैसे सल्फेट में आमतौर पर सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो सैंपल यहाँ पर वो आएगा, है ना, एक केमिकल। बाकी सब प्रोसेस सेम होगा, सब कुछ जितना जो मिला रहे हैं, है ना, उतना सेम होगा। इसका भी क्या आएगा, एक टर्बिडिटी इसकी भी आएगी,
है ना, एक दूधियापन इसका भी आएगा। अब इसके वाले टेस्ट वाले को टेस्ट वाली टर्बिडिटी बोलेंगे, इसको स्टैंडर्ड वाली टर्बिडिटी बोलेंगे। अब इन दोनों को हम लोग को कंपेयर करना पड़ता है। देखो 5 मिनट छोड़ेंगे हम लोग, इसके बाद ये जो अपने पास स्टैंडर्ड है ना, इसका कलर देखेंगे हम लोग, इसका दूधियापन देखेंगे, है ना, लाइट में, और इसके साथ ही हम लोग इसका टेस्ट वाले का दूधियापन देखेंगे। समझ में आ रहा है तुमको? अगर स्टैंडर्ड वाला फिक्स मान लेंगे ये स्टैंडर्ड मतलब ये इसी से हम लोग को कंपेरिजन करना होगा, इसलिए इसका नाम स्टैंडर्ड रखा गया है। तो स्टैंडर्ड वाले के सामने कलर वाला टेस्ट वाला रखेंगे हम लोग, और टेस्ट वाले का दूधियापन हम लोग कंपेयर करेंगे कि क्या टेस्ट वाला इससे कम, स्टैंडर्ड से कम दूधिया है, कम टर्बिड है। अगर कम या बराबर हुआ तो इसका मतलब कि उसमें सल्फेट की जो इंप्योरिटी है वो अंडर लिमिट है। अगर हमारे टेस्ट में जो दूधियापन है वो स्टैंडर्ड वाले से ज्यादा हो गया, इसका मतलब कि उसमें ज्यादा मिला हुआ है ना, और ये लिमिट क्रॉस करने को बताता है। तो उस कंपाउंड या उस ड्रग जिसका भी आप लिमिट टेस्ट कर रहे हैं, जैसे यहां पर हमने सोडियम क्लोराइड लिया था, उस सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल हम लोग किसी भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग में नहीं करेंगे अगर वो लिमिट टेस्ट फेल करता है तो। क्यों? क्योंकि उसमें सल्फेट ज्यादा मात्रा मिला हुआ है। समझ आ रही बात, है ना? तो ये पूरा एक ओवरव्यू है कहीं पर भी हम लोग जब लिमिट टेस्ट करते हैं तो आमतौर पर प्रोसेस यही है। अब स्पेसिफिक जैसे हम लोग क्लोराइड के पास जा रहे हैं ना, क्लोराइड का लिमिट टेस्ट कैसे करेंगे इसके बारे में बात किया जाए। सबसे पहले लिमिट टेस्ट जिसका भी हम लोग पढ़ेंगे उसका एक प्रिंसिपल होगा, सिद्धांत होगा कि सिद्धांत पर आधारित है। तो जाहिर सी बात है केमिकल टेस्ट है तो किसी न किसी केमिकल रिएक्शन पर ही आधारित होगा। तो क्लोराइड जो होता है, क्लोराइड रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट, है ना, जो क्लोराइड होता है ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है भैया। सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3, है ना, किसकी प्रेजेंस में? नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3 की प्रेजेंस में सिल्वर नाइट्रेट इससे रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट टर्बिडी आता है। ये देखो, ये सिल्वर, ठीक है, ये इसका सिल्वर और ये क्लोराइड आपस में रिएक्ट करके बना क्या देंगे? सिल्वर क्लोराइड बनाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीजें क्या बनेंगे उससे कोई मतलब नहीं है। ये सिल्वर क्लोराइड जो है ये नीचे व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ये बन जाएगा, मतलब व्हाइट कलर की टर्बिडिटी ला देगा, समझे, दूधियापन कर देगा, ठीक है क्या। इस प्रिंसिपल पर ये क्लोराइड का लिमिट टेस्ट बेस होता है, ठीक है क्या। आगे हम लोग बात करें कि कैसे किया जाता है। क्लोराइड का लिमिट टेस्ट करना है तो कैसे करना है ना। तो हमने बताया 2 नेचुरल सिलेंडर आपको लेना है, यहाँ पर बहुत प्रिसाइज फॉर्म में इसका बताया गया है, लेकिन नेचुरल सिलेंडर में ही करेंगे हम लोग। एक में हम लोग क्या करेंगे, देखो, डिसॉल्व सैंपल इन वाटर। पहले हम लोग सैंपल को थोड़ा सा पानी में डिसॉल्व करेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे हम लोग? नाइट्रिक एसिड ऐड कर देंगे। जैसे मान लो ये हमने टेस्ट वाला नेचुरल लिया हुआ है, इसमें हम लोग जो सैंपल इस्तेमाल करेंगे, अब क्लोराइड का लिमिट टेस्ट करना होगा तो सैंपल आप लेंगे, उसके फॉर्मूले में, है ना, केमिकल फॉर्मूले में क्लोराइड नहीं होना चाहिए। फॉर्मूले में क्लोराइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला में क्लोराइड होगा तो इसका मतलब उसमें भर भर के है। कई बार ये कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है, अपने दिमाग को एकदम क्लियर कर लीजिए भाई, है ना, कि जब हम लोग क्लोराइड का लिमिट टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग सैंपल कौन सा लेंगे? क्लोराइड वाला नहीं लेंगे। मैगी में लेड का लिमिट टेस्ट किया गया था, मैगी का थोड़ी किया गया था। मैगी आमतौर पर आटा या मैदा से बनती होगी, तो मैदा के अंदर थोड़ी हम लोग चेक किए थे, समझे क्या, मतलब लेड के अंदर थोड़ी चेक किए थे कि उसमें मैगी कितनी है, नहीं, मैगी के अंदर लेड कितना है। तो लेड का जब हम लोग लिमिट टेस्ट लगा रहे थे तो उसमें हम लोग सैंपल लिए थे, कौन सा? मैगी लिए थे। इधर सेम में यहां पर भी जब हम लोग क्लोराइड का लिमिट टेस्ट करेंगे तो सैंपल हमारा क्या होगा? नॉन क्लोराइड वाला कुछ भी होगा। जैसे हम लोग नॉन क्लोराइड में जैसे सोडियम सल्फेट वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, Na2SO4 वगैरह, या कुछ भी ऐसा कंपाउंड जिसमें क्लोराइड ना होता, ठीक है क्या, क्लियर है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं ये सैंपल में, इसमें सैंपल लेकर के हम लोग थोड़ा सा पानी में घोल करके इसको इसमें डालेंगे, 50 ml का है वो। फिर क्या करेंगे, इसमें नाइट्रिक एसिड डालेंगे। कितना डालेंगे हम लोग प्रैक्टिकल का एक अलग वीडियो बना करके आपको देंगे, जिससे प्रैक्टिकल आप समझ पाएंगे कैसे होता है, ठीक है। स्पेसिफिक अमाउंट में हम लोग क्या डालेंगे, इसमें नाइट्रिक एसिड डालेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। फिर क्या करेंगे, इसमें सिल्वर नाइट्रेट डाल देंगे, AgNO3 सोल्यूशन डालेंगे इसमें, है ना। तो इसमें हम लोग सैंपल डालें, फिर क्या डाल चुके हैं हम लोग? नाइट्रिक एसिड डाले, फिर तीसरा क्या डालेंगे? सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, है ना। ये डालने के बाद फिर क्या होगा, जब सिल्वर नाइट्रेट आप डालेंगे, सिल्वर नाइट्रेट तो जो क्लोरीन पहले से है उसके साथ रिएक्शन शुरू हो जाएगी ये वाली, और रिएक्शन शुरू होने के बाद क्या होगा, वहां पर सिल्वर क्लोराइड बनने लगेगा। सिल्वर क्लोराइड जब बनेगा तो उसी वजह से क्या आएगी? टर्बिडिटी आएगी। फिर क्या करेंगे हम लोग, है ना, इसकी टर्बिडिटी आ जाएगी, ठीक है। टर्बिडिटी आने के बाद इसको किनारे करेंगे, है ना। एक दूसरा हम लोग नेशनल लेंगे जिसमें स्टैंडर्ड बनाएंगे हम लोग, ठीक है। यहां पर खाली टेस्ट के लिए बताया गया, लेकिन स्टैंडर्ड का भी सेम प्रोसेस है। बस वहां पर सैंपल जो हमने इस्तेमाल किया, जैसे ये सैंपल है, तो सैंपल की जगह पर सिर्फ क्या ले लेंगे, वहां पर एक स्टैंडर्ड सब्सटेंस ले लेंगे। और सैंपल अगर क्लोराइड का लिमिट टेस्ट कर रहे हैं तो सैंपल कौन सा लिया था हमने? जिसमें क्लोराइड ना हो,
स्टैंडर्ड कौन सा लेंगे? जिसमें क्लोराइड हो, क्योंकि तब तो आप उससे स्टैंडर्ड सोल्यूशन बना करके कंपेयर करेंगे। समझ में आ रहा है क्या आपको? तो सेम चीज सैंपल, यहां पर सिर्फ सैंपल को छोड़ करके यहां पर लोग स्टैंडर्ड लेंगे और बाकी सब कुछ सेम, उसमें भी नाइट्रिक एसिड डालेंगे, उसमें भी सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, उसको 5 मिनट छोड़ेंगे, उसकी भी टर्बिडिटी आएगी, है ना, उसकी भी दूधियापन आएगा, उसमें धुंधलापन आएगा उसमें देखने में। तो इसकी टर्बिडिटी अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे दोनों को, है ना, लाइट की प्रेजेंस में 5 मिनट बाद कम से कम दोनों को 5 मिनट छोड़ना है, जिससे कि यह रिएक्शन प्रॉपर हो जाए। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, देखो अगर हमको ऑब्जर्व क्या करेंगे, हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे, अगर हमारा टेस्ट वाली टर्बिडिटी स्टैंडर्ड से कम या फिर बराबर भी है, कम हो या फिर बराबर हो, इसका मतलब कि जो भी सैंपल हमने वहां पर लिया था, क्लोराइड का लिमिट टेस्ट किया, वो सैंपल क्लोराइड का लिमिट टेस्ट क्या किया, पास कर गया। वो सैंपल क्लोराइड का लिमिट टेस्ट पास हो गया, मतलब उसमें उस सैंपल के अंदर क्लोराइड की इंप्योरिटी क्या है, इंप्योरिटी तो है लेकिन क्या है, अंडर लिमिट है। समझ में आ रहा है क्या आपको? तो इस तरह से फिर हम लोग बोलेंगे उस, मतलब उस सैंपल को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रिएक्शन में, अपने ड्रग फॉर्मुलेशन में। तो आई होप आपको टेस्ट क्लोराइड का समझ में आया होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल के अलग भी हम आपको वीडियो देंगे जहां पर आप प्रैक्टिकल को और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो क्लोराइड का लिमिट इस तरह की रहता है। अगला हम लोग बात करें, देखो कॉन्सेप्ट हर जगह सेम होगा, चीजें थोड़ा थोड़ा चेंज होंगी, उसी थोड़ी थोड़ी चीज को यहाँ पर चेंज किया गया है। ठीक है, अगला हम लोग लिमिट टेस्ट बात करें सल्फेट का। अब हमने बताया कि जिसका लिमिट टेस्ट हम लोग करते हैं, सैंपल जो लेंगे उसमें वो नहीं होना चाहिए। तो अब सल्फेट का लिमिट टेस्ट करने के लिए बताओ, सैंपल हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? सैंपल हम लोग कुछ भी ले लें, सबसे कॉमन ले लें, सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं, है ना, कुछ भी ले लीजिए, कैल्शियम क्लोराइड ले लीजिए, कैल्शियम क्लोराइड ही को कुछ भी ले लीजिए, बस सल्फेट उसमें ना हो उसके नाम में, बस, है ना, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसमें क्या हो, सल्फेट नहीं होना चाहिए। अगर हम इसके सल्फेट का लिमिट टेस्ट का प्रिंसिपल के बारे में बात करें, तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होती है, सल्फेट आयंस जब रिएक्ट करता है बेरियम क्लोराइड से, किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो व्हाइट टर्बिडिटी बेरियम सल्फेट की बनाता है। देखो समझो, सल्फेट आयन जो है हमारा SO4 2- इसको लिखते हैं हम लोग, जब ये रिएक्ट करेंगे इसके साथ बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 के साथ, और इसमें प्रेजेंस किसकी चाहिए, HCl की प्रेजेंस चाहिए, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की इसमें जरूरत पड़ती है, तो क्या बनता है, BaSO4 बनता है, इसका व्हाइट कलर का बनता है। इसी व्हाइट कलर को हम लोग क्या करेंगे, इसी को कंपेयर करते हैं हम लोग, ये बेरियम सल्फेट है, ये बेरियम क्लोराइड है, सल्फेट, सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है, तो ये वाला बेरियम इस सल्फेट के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट बना देता है, और यही बेरियम सल्फेट का कलर आता है, इसमें व्हाइटनेस, इसकी टर्बिडिटी आती है ना। तो इस तरह से हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसका लिमिट टेस्ट कर लेते हैं। प्रोसेस सेम है, फिर से उसी तरह से हम लोग दो क्या लेंगे, नेचुरल सिलेंडर लेंगे, एक टेस्ट बनाएंगे, एक स्टैंडर्ड बनाएंगे, है ना। टेस्ट के पर क्या होगा, देखो डाइल्यूट HCl इस्तेमाल करेंगे हम लोग, है ना, टेस्ट सोल्यूशन, पहले टेस्ट बनाएंगे, सोल्यूशन उसका बना करके इसमें डालेंगे, फिर उसमें क्या डालेंगे, HCl डाल देंगे। तो पहला चीज हमने इसमें पहला सैंपल डाला, है ना, फिर दूसरा उसमें हम लोग क्या डाल दिए, डाइल्यूट HCl डालेंगे, फिर उसमें बेरियम क्लोराइड रिएजेंट डालेंगे, ठीक है, फिर उसको अच्छे से मिलाएंगे, फिर उसको छोड़ देंगे 5 मिनट, लेटेस्ट मतलब 5 मिनट तक लगभग मिनिमम छोड़ेंगे, 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे, और इसी साथ हम लोग दूसरा स्टैंडर्ड बनाएंगे। जैसे हमने इधर सैंपल लिया था, इसमें स्टैंडर्ड लगाएंगे, उसमें डाइल्यूट HCl डालेंगे, उसमें बेरियम क्लोराइड डालेंगे, और उसको 5 मिनट की छोड़ेंगे, टर्बिडिटी आएगी, सेम उसी टर्बिडिटी को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे आपस में, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगाएंगे। अगर टेस्ट का टर्बिडिटी कम है या बराबर है, हमने कहा बराबर में होता तब भी, लेस टर्बिडिटी देन स्टैंडर्ड, अगर स्टैंडर्ड से टर्बिडिटी इसकी कम है, इसका मतलब कि वो सैंपल हमारा सल्फेट का लिमिट टेस्ट भी क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा। तो एक बार लिमिट टेस्ट समझिए, हर जगह वही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं हम लोग, बार बार हम लोग वही नेचुरल सिलेंडर ले रहे हैं, उसमें एक बार टेस्ट सोल्यूशन बना रहे हैं, एक सैंपल सोल्यूशन बना रहे हैं, दोनों की टर्बिडिटी आ रही है। स्टैंडर्ड में कुछ नहीं कर सकते हम लोग, स्टैंडर्ड के जैसा भी आ रहा है उसी से हम लोग टेस्ट वाला कंपेयर कर लेते हैं, है ना, कि सब कुछ सही है कि नहीं। अगर वो कम है टर्बिडिटी, इसका मतलब कि लिमिट टेस्ट हमारा सल्फेट का पास। ठीक है, आगे हम लोग बात करें अगर, तो सल्फेट के बाद फिर हमारे पास आयरन का लिमिट टेस्ट है ना, आयरन का लिमिट टेस्ट भी सेम। तो सबसे पहले हम लोग इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। प्रिंसिपल देखिए क्या है, जो आयरन है Fe3+, ये रिएक्ट करता है थायोग्लाइकोलिक एसिड से, थायोग्लाइकोलिक एसिड हमने लिख दिया शॉर्ट फॉर्म, है ना। किसकी प्रेजेंस में होगा ये, अमोनियम साइट्रेट के प्रेजेंस में होगा, तो बनेगा क्या, एक एल्कलाइन मीडियम बनेगा, और इस एल्कलाइन मीडियम का कलर क्या होगा, पर्पल कलर होगा। मतलब अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा, चाहे वो क्लोराइड का लिमिट टेस्ट हो, चाहे सल्फेट का लिमिट टेस्ट हो, उस पे हम लोग जो सैंपल का जो टर्बिडिटी आ रही थी, फाइनल कलर आ रहा था, वो दूधिया जैसा आ रहा था, मतलब सफेद सफेद आ रहा था। लेकिन अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, लेकिन अब यहाँ पर पर्पल कलर मिलेगा, पर्पल या वॉयलेट कलर मिलेगा।
समझ में आ रहा है आपको, पर्पल या वॉयलेट कलर मिलेगा। अब उसमें जो स्टैंडर्ड बनेगा उसके कलर से हम लोग टेस्ट को कंपेयर करेंगे। प्रोसेस सेम क्या है ना। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अमोनियम साइट्रेट को थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ मिलाएंगे, पहले इसको दोनों मिलाएंगे, फिर क्या करेंगे, इसको अल्कलाइन बनाएंगे, अमोनिया सोल्यूशन इस्तेमाल करते हुए इसको बेसिक करेंगे, मतलब इसका पीएच हम लोग चेक करते रहेंगे लगातार लगातार लगातार। आमतौर पर आप लिटमस के थ्रू भी चेक कर सकते हैं कि जब वो बेसिक हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, जो रेड लिटमस होगा वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। आपने लिटमस पेपर पढ़ा होगा, है ना। बेस जब भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो बेस रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज कर देता है। तो बीच बीच में हम लोग इसमें क्या है, अमोनिया सोल्यूशन, थोड़ा इस सोल्यूशन को बनाएंगे अमोनिया साइट्रेट और थायोग्लाइकोलिक एसिड। इसके बाद उसमें थोड़ा 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 बार बार हम लोग क्या करेंगे, अमोनिया सोल्यूशन ऐड करते जाएंगे, और हर बार ऐड करने के बाद उसको स्टर करने के बाद हम लोग रेड वाला लिटमस पेपर लेकर के उसमें डुबा के देखेंगे। अगर ये ब्लू नहीं हुआ तो अभी इसमें अमोनिया सोल्यूशन और डालना है ना। जितने भी प्रैक्टिकल सारा लिमिट टेस्ट देखिए, सब चीज का प्रैक्टिकल बेस्ड वाला है। इसका हम प्रैक्टिकल का एक अलग वीडियो बना करके आपको देंगे, चिंता नहीं करना है, ठीक है। अभी खाली हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं उसका, तो उसमें हम लोग उसको क्या करेंगे, धीरे 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 अगर वो जब जब थोड़ा थोड़ा मिलाते मिलाते स्टर करते करते अगर वो रेड को ब्लू करने लग जाए, थोड़ा रोक देना है, फिर अमोनिया सोल्यूशन को नहीं मिलाना। उसके बाद फिर क्या करना है, 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद उसमें कलर अच्छे से डेवलप होगा, ठीक है। फिर इसी तरह से हम लोग स्टैंडर्ड के साथ बना लेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड बना लेंगे आयरन के सोल्यूशन के साथ। फिर स्टैंडर्ड वाले कलर से इसको कंपेयर करेंगे। अगर हम लोग कलर इंटेंसिटी लेस देन पाई गई स्टैंडर्ड से, इसका मतलब कि टेस्ट हैज बीन पास्ड, है ना। अब यहां पर भी हम लोग सैंपल कौन सा इस्तेमाल करेंगे जिसमें आयरन ना हो, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, है ना, सोडियम फॉस्फेट, या कोई भी ऐसा कंपाउंड ले लें, बस उसमें आयरन होना नहीं चाहिए, फार्मूला में नहीं होना चाहिए। बाकी अंदर एज इम्प्यूरिटी बहुत थोड़ी मात्रा में तो होगा ही होगा वो। तो ये है हमारा आयरन का लिमिट टेस्ट, है ना। आगे हम लोग बात करें हैवी मेटल्स का लिमिट टेस्ट। हैवी मेटल जैसे लेड वगैरह, है ना, तो इसका लेड का अगर हम लोग समझे, देखो क्या लिखा है प्रिंसिपल, हैवी मेटल्स जनरली रिएक्ट विद हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S जो होता है। हैवी मेटल जैसे लेड वगैरह हो गया तो आमतौर पर ये हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करता है ना, एसिडिक मीडियम में, ठीक है। मीडियम कौन होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए, टू फॉर्म ब्राउन या ब्लैक सल्फाइड प्रेसिपिटेट। यहाँ पर सल्फाइड का प्रेसिपिटेट बनता है, लेड सल्फाइड बन जाएगा आमतौर पर, अगर लेड है तो लेड सल्फाइड बन जाएगा, है ना। हैवी मेटल में हमने लेड का एग्जांपल लेके बताया आपको, ठीक है। तो यहाँ पर सल्फाइड बनेगा, लेड सल्फाइड बनेगा, एक्चुअली में लेड सल्फाइड PbS बोलते हैं। तो उसका कलर आमतौर पर क्या दिखेगा, ब्राउन दिख सकता है यहाँ पर, या फिर ब्लैक दिखेगा, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने आयरन में देखा तो पर्पल कलर में हम लोग देख रहे थे, क्लोराइड और सल्फेट में व्हाइट कलर दोनों में आ रहा था, उसमें कंपैरिजन कर रहे थे हम लोग। अब इस तरह से हैवी मेटल में ब्राउन या ब्लैक कलर आएगा, उससे हम लोग करेंगे। तो सैंपल को हम लोग एसिडिफाइड करेंगे, पहले एसिड मिलाएंगे, सैंपल लेंगे। अब सैंपल हैवी मेटल वाला कहां से लेंगे भाई, मैगी भी ले सकते हैं आप, कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि इसी का तो लेड का ही तो हम लोगों ने मैगी में बैन हुआ था वो आमतौर पर, है ना। तो इस तरह से हम लोग कोई भी सैंपल लेंगे, उसको पहले हम लोग एसिडिफाइड करें, मतलब एसिटिक एसिड मिलाकर पहले उसको एसिडिक बनाएंगे, वो जैसा भी है। और एसिडिक बनाएंगे या बन गया एसिडिक कैसे पता चलेगा, जो सैंपल आपने लिया उसमें थोड़ा थोड़ा एसिटिक एसिड, ये वही एसिटिक एसिड है जिसको हम लोग अपने यहाँ सिरका बोलते हैं आमतौर पर, उसका केमिकल फार्मूला एसिटिक एसिड होता है ना, नाम, और उसका फार्मूला CH3COH होता है, ठीक है। इस कंपाउंड को, केमिकल को हम लोग अपने सैंपल में थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे, और इस बार हम लोग ब्लू लिटमस को लेंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। जब वो एसिडिफाइड हो जाएगा तो ब्लू लिटमस विल चेंज इनटू रेड कलर, है ना। इस बार ब्लू लिटमस रेड कलर में चेंज होगा। जब वो एसिडिफाइड हो जाए फिर हम लोग उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करेंगे। गैस पास करने के बाद उसमें क्या आ जाएगा, कलर आएगा, कुछ ना कुछ ब्राउन आएगा या फिर ब्लैक आएगा, है ना। फिर इसी ब्राउन कलर को हम लोग एक सेम प्रोसेस को हम लोग सैंपल के साथ करेंगे, फिर एक दूसरा हम लोग स्टैंडर्ड के साथ करेंगे, और इसके बाद दोनों में कलर आएगा, और दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। कंपेयर विद स्टैंडर्ड, लेड नाइट्रेट वगैरह आमतौर पर करेंगे। तो कलर अगर कम आया या बराबर आया स्टैंडर्ड से तो लिमिट टेस्ट पास, बराबर नहीं आया तो लिमिट टेस्ट फेल। समझ में आ रहा है क्या आपको, है ना। सब कुछ कहानी वैसी है। अब यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो हैवी मेटल में लेड हो सकता है, मरकरी हो सकता है ना, कैडमियम हो सकता है, कैडमियम नहीं कैडमियम, ठीक है, आर्सेनिक हो सकता है। ये सब हैवी मेटल्स वाली इंप्यूरिटी है ना। तो इनको हम लोग को समझना जानना रहता है। तो ये पूरा हैवी मेटल का हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। अब हैवी मेटल में लेड के अलावा एक आर्सेनिक है ना, जिसको हम लोग को समझना चाहिए। आर्सेनिक थोड़ा टॉक्सिक मटेरियल, लेड भी टॉक्सिक था, लेकिन आर्सेनिक उससे ज्यादा टॉक्सिक है, इसलिए आर्सेनिक को भी सिलेबस में दिया गया है, तो उसको भी हम लोग पढ़ते हैं। तो आर्सेनिक में अगर हम लोग समझें, देखो इसका प्रिंसिपल क्या है ना। आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट करेंगे तो कैसा है, आर्सेनिक इज कन्वर्टेड टू आर्सीन गैस। आर्सेनिक जो होता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आर्सेनिक सिंपल से ये है, ये आर्सीन में चेंज हो जाता है,
सॉरी यहाँ पर AS होगा, AsH3, ये आर्सीन गैस नाम है, ठीक है, विच रिएक्ट्स टू मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। अब ये आर्सीन जो गैस है ये मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2 में एक डुबाया हुआ एक पेपर होता है, उसके साथ ये रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद क्या करता है, ब्राउन कलर का एक कलर प्रोड्यूस करता है है ना। इसका थोड़ा सा अलग कहानी है, ठीक है, ये उसमें हम लोग जो नेशनल सिलेंडर की बात कर रहे हैं उसमें नहीं किया जाता है। तो लिमिट आर्सेनिक का जब भी लिमिट टेस्ट हम लोग करते हैं, नेशनल सिलेंडर जो हमने बताया था कि 2 सिलेंडर लेते हैं टेस्ट और सैंपल वाला, उसके मदद से नहीं किया जाता। यहाँ पर इसको जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट करने के लिए, एक एपरेटस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। इस एपरेटस का नाम है गुरजिट एपरेटस, है ना, गुरजिट एपरेटस। ये गुरजिट एपरेटस के साथ ही ये काम हम लोग करते हैं, मतलब ये थोड़ा अलग टाइप का लिमिट टेस्ट है ना। इसको हम लोग नेशनल सिलेंडर के अंदर टेस्ट नहीं कर सकते, है ना। इसके लिए एक अलग एपरेटस, एक अलग ग्लास का एपरेटस होता है जिसको गुरजिट एपरेटस बोलते हैं, है ना। उसके साथ हम लोग ये आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिक प्रिंसिपल यही है कि इस तरह से आएगा, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर में हम लोग गिलाएंगे, है ना, तो येलो से लेकर के ब्राउन कलर का इसमें आ सकता है, येलो से ब्राउन कलर कुछ भी आएगा, जो एक स्टैंडर्ड का कलर आएगा, फिर एक सैंपल का हम लोग जिसका टेस्ट कर रहे होते हैं उसका साथ रिएक्शन कराएंगे और दोनों कंपेयर करेंगे, दोनों का मतलब वही है ना। जैसे हम लोग देखो प्रोसीजर में, ये सैंपल है अपने पास, सैंपल क्लिक करें, उसमें हम लोग जिंक मिलाएंगे, HCl मिलाएंगे और आर्सेनिक गैस बनाएंगे उसमें, सही है। ये दोनों मिलाने के बाद उसमें आर्सेनिक गैस पास कराएंगे। तो गैस पास जब होगा किसके थ्रू, जो पेपर बीच में फिल करेंगे हम लोग, है ना, उस पेपर के थ्रू जब गैस जाएगा, और पेपर वो एक तरह का सॉफ्ट सा पेपर, टिश्यू पेपर जैसा होता है, उस पेपर को पहले से हम लोग मर्क्यूरी क्लोराइड सोल्यूशन में डुबा करके रखते हैं और बीच में पेपर डालते हैं। अगर उसमें से गैस क्रॉस होकर के जाएगी तो जहां से वो गैस जाएगी उसका कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है ना। तो मर्क्यूरी क्लोराइड जब आर्सेनिक गैस से रिएक्ट कर लेगी तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। जो कलर आ जाएगा, सेम काम हम लोग स्टैंडर्ड के साथ भी करेंगे, और दोनों के कलर को हम लोग क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड का और एक सैंपल का कलर को हम लोग कंपेयर करेंगे, और क्या होगा, अगर स्टैंडर्ड से लाइटर आया इसका स्टेन, इसका दाग, इसका कलर, तभी हमारा लिमिट टेस्ट क्या होगा, पास होगा। मतलब यहां पर भी है, बस सॉल्यूशन को कंपेयर नहीं कर रहे हम लोग, जो पेपर में जो कलर आएगा उसके हिसाब से हम लोग यहाँ चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये हाईली सेंसिटिव होता है थोड़ा सा आर्सेनिक, है ना। लिखा है डिटेक्ट पार्ट्स पर मिलियन लेवल्स ऑफ आर्सेनिक। आर्सेनिक बहुत थोड़ा मात्रा में भी अगर कहीं पर है, बहुत सेंसिटिव है आर्सेनिक, है ना, इसके साथ मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ आर्सेनिक गैस जब रिएक्ट करती है तो इसीलिए बहुत खतरनाक तरीके से ये उसमें रिएक्ट करता है। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो अभी हाल ही में शायद 2023 वाले नोबेल प्राइज जब मिला गया था, तो एक नोबेल प्राइज मिला कोलकाता के 3 साइंटिस्ट लोगों को मिलकर के, कोलकाता किसी लैब में है, ठीक है। उसमें एक बहुत बढ़िया यंग एज का भी साइंटिस्ट है, जिन्होंने क्या किया है कि आमतौर पर देखा गया कि जो वहाँ का कोलकाता के आसपास का जो अंडरग्राउंड वाटर है, उसमें कई इलाके ऐसे पाए गए जहाँ पर आर्सेनिक का इम्प्योरिटी ज़्यादा पाई गई है, आर्सेनिक टॉक्सिक होता है ना। तो जब वहाँ के ड्रिंकिंग वाटर में आर्सेनिक मिलेगा तो जो लोग उसको कंज्यूम करेंगे वो क्या होगा, उनके साथ नुकसान होगा, उनको हेल्थ इश्यूज आएंगे, है ना। और आर्सेनिक को पानी से निकालने का कोई तरीका नहीं था पहले, है ना। और उन लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने उसको निकालने का एक प्लांट तैयार किया, आर्सेनिक रिमूवल प्लांट बोलते हैं उसको। उस प्लांट को डेवलप किया जिसके तहत लाखों लोगों का जीवन बचा। इसीलिए शायद 2023 या 22 का भी हो सकता है, एक बार फैक्ट चेक करिएगा, है ना। तो उसके अंदर आर्सेनिक रिमूवल प्लांट को उन्होंने बनाया, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया वर्ल्ड लेवल पे, है ना। वो क्यों किया गया, क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज है आर्सेनिक, हल्की मात्रा में जाने पर भी बहुत लंबा नुकसान कर सकता है हमारे शरीर पर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा लिमिट टेस्ट, क्लोराइड का, सल्फेट का, आयरन का, लेड का, आर्सेनिक का, 5 लिमिट टेस्ट हम लोगों ने पढ़ा। एक समराइज करते हैं हम लोग, अगर समझा जाए तो क्लोराइड का लिमिट टेस्ट करते समय हम लोगों ने क्या देखा कि उसमें सिल्वर नाइट्रेट और नाइट्रिक एसिड डाला गया था, व्हाइट टर्बिडिटी आई थी, है ना। फिर उसको कंपेयर किया था हम लोग टेस्ट और सैंपल के हिसाब से। सल्फेट का लिमिट टेस्ट करते समय उसमें बेरियम क्लोराइड डाला सोल्यूशन और HCl डाला, यहाँ पर भी क्या आया, व्हाइट टर्बिडिटी हमने पढ़ाया। फिर आयरन का लिमिट टेस्ट किया तो थायोग्लाइकोलिक एसिड इसमें मेन रिएजेंट इस्तेमाल हुआ और कलर वॉयलेट आया था, वॉयलेट या पर्पल, है ना, उससे हम लोग कंपेयर कर रहे थे। आगे हम लोग हैवी मेटल्स के बारे में बात करें, लेड वगैरह में बात करें तो हाइड्रोजन सल्फाइड डाले थे, एसिटिक एसिड डाले थे, ब्राउन या ब्लैक उसमें क्या मिल रहा था, प्रेसिपिटेट मिल रहा था हम लोगों को। आर्सेनिक में हम लोग किया तो HCl डाले, जिंक डाले और इसी साथ आर्सेनिक गैस हमने पास किया, तो येलो से ब्राउन का अलग अलग स्टेन मिला हमको, एक स्टैंडर्ड का मिला, एक और
सैंपल का मिला, दोनों कंपेयर करके हम लोगों ने लिमिट टेस्ट पास की फेल बताया, है ना। तो समझ में आ रहा होगा आपको ये सब चीजें, क्योंकि ये वही चीजें हैं जो हमने पीछे डिस्कस किया। ठीक है, आगे हम अगर कंक्लूजन पे बात करें, ये टॉपिक अभी खत्म हो रहा है हमारा, कंक्लूजन पे हम लोग बात करें तो क्या लिखा है देखो, प्योरिटी सेव्स लाइफ। मेन मुद्दा क्या है कि अगर कोई ड्रग, क्योंकि ये ड्रग है, ये पानी नहीं कि हल्का सा गंदा हो गया, ये दाल नहीं है कि इसमें थोड़ा सा कोई कंकड़ भी पड़ गया खा लिया तो कोई नुकसान नहीं, चलो कोई बात नहीं, ये दवाइयां है ना, और इसमें केमिकल के फॉर्म में कोई दूसरी भी इंप्यूरिटी अगर आई, उससे क्या हो सकता है भैया, जीवन खतरे में हो सकता है। इसीलिए यहाँ की प्योरिटी इंश्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, दवाइयां फॉल्टी नहीं होनी चाहिए, है ना। प्योरिटी सेव्स लाइफ यहाँ कहा जा रहा है। आगे हम लोग बात करें, देख लेंगे इम्प्यूरिटीज दो माइन्यूट, बहुत हल्की होने के बावजूद भी कैन लीड टू बिग कॉन्सिक्वेंसेस इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में बहुत थोड़ी मात्रा में ये होने के बावजूद भी, माइन्यूट मतलब बहुत थोड़ा होता है ना, ट्रेस अमाउंट में, वो क्या कर सकती है, बड़ा एक मुद्दा तैयार कर सकती है, बड़ा खतरा हो सकती है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का मतलब फिर से हम वही कह रहे हैं, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट, लिंटमेंट, कुछ भी। ठीक है, लिमिट टेस्ट एक्ट एज गेट कीपर्स। ये लिमिट टेस्ट ही है जो गेट कीपर की तरह है। गेट कीपर का काम क्या होता है, एंश्योरिंग एवरी ड्रग मीट्स सेफ्टी एंड प्योरिटी स्टैंडर्ड। हर एक दवाई सेफ तरीके से बने, प्योर बने, उसको ये लिमिट टेस्ट ही बताता है कि कौन सही है कौन गलत है वहां पर, है ना। तो ये गेट कीपर के तौर पर माना जाता है। फार्मेसी में अगर हम बात करें तो प्योरिटी इज नॉट अ चॉइस। ये प्योरिटी कोई पसंद की बात नहीं है, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। हमको शुद्धता पसंद है या किसी को नहीं भी पसंद है, पसंद नापसंद का यहाँ पर मामला नहीं है। फार्मेसी प्रोफेशन में प्योरिटी को मेंटेन करना इज अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी है। क्यों जिम्मेदारी भाई, आप उल्टा पुल्टा दवाई बना कर देंगे, जिसका पेशेंट जाएगा दुनिया से उसको ज्यादा दुख होगा ना। इसलिए फार्मेसी प्रोफेशन पूरी एक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको हम लोग को सेफ रखा जाए, हर चीज को। समझ में आ रहा है आपको, तो ये है पूरा प्योरिटी के बारे में। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने चैप्टर 1 को, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में चैप्टर 1 कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि इम्प्यूरिटीज फार्मास्यूटिकल सिस्टम में कहां कहां से हो सकती हैं, कैसी कैसी हो सकती हैं, और उसको पता लगाने के लिए लिमिट टेस्ट किया जाता है, और कैसे कैसे लिमिट टेस्ट किया जाता है, कौन कौन सिलेबस हमारे पास है ना, उन सब के बारे में डिटेल में हम लोगों ने चर्चा किया। तो मिलते हैं इस सब्जेक्ट के अगले लेक्चर में, अगले चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक कीप वॉचिंग, थैंक यू, गुड लक।